हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड। तो सबसे पहले जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड इज़ द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करे वो हमारा जेनेटिक कोड है। ठीक है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किस में स्टोर होती है? डीएनए में, है ना। आरएनए में भी स्टोर होती है। जो डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आरएनए बनता है। ठीक है, जो डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आरएनए बनता है, और आरएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनते हैं। तो बेसिकली पहले मैं आपको सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जेनेटिक कोड का सिग्निफिकेंस क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जो जेनेटिक कोड है, ठीक है, कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये एक सिग्निफिकेंस भी, इस मतलब कि हम इसको सिग्निफिकेंस में भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो पहले मैं ट्रांसक्रिप्शन में इसका सिग्निफिकेंस आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो जेनेटिक कोड है उसका ट्रांसक्रिप्शन में क्या सिग्निफिकेंस है, वो कैसे अपना एक कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होने का रोल बाखूबी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में निभा रहा है। पहले हम वो समझेंगे कि किस तरह से जेनेटिक कोड ट्रांसक्रिप्शन में अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा रहा है, कैसे अपना रोल वो अदा कर रहा है। पहले हम वो देखेंगे। देखिए, हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। देखिए, मैं ट्रांसक्रिप्शन को यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन एक सेपरेट टॉपिक है, इस पर सेपरेट वीडियो बन जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन पे किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पे नहीं है। हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जिससे ये कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाली बात हम मतलब कि समझ पाएँ कि कैसे जेनेटिक कोड जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, वो बात हम समझ पाएँ। सिर्फ उतना ही ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिससे वो बात हमें समझ में आए। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो पहले हम इतना समझते हैं। देखिए, हमें ये तो पता है कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एमआरएनए है बाय द वे ये। ठीक है, सो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है इसमें दो स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, एक है हमारा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका ज़्यादा इतना रोल नहीं होता है स्टोरी में। ठीक है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, उसके ऊपर जो जेनेटिक कोड लिखा है, ठीक है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रीड करके हमारा जो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, सिंथेसिस कर देता है आरएनए की। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में देखिए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर लिखा हुआ जेनेटिक कोड, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज बेसिकली द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जब हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे सून, ठीक है, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो पूरी कहानी का वहाँ पे मेन कैरेक्टर होगा। वो क्या करता है, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना ट्रांसक्रिप्शन में, बेसिकली जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो टेम्पलेट वाला स्ट्रैंड है उसके ऊपर लिखे हुए जेनेटिक कोड को वो रीड करता है। देखिए, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, ये वाला जो मैंने बनाया है ना, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके ऊपर जेनेटिक कोड ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है, हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ये लिखा हुआ है जेनेटिक कोड AGT, हाँ मतलब लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो क्या करेगा, इस जेनेटिक कोड को रीड करेगा और उसके साथ इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लेकर के आता रहेगा। हमें ये पता है कि जो जेनेटिक कोड है वो ATGC करके जो बेसिकली बेसिस है उनसे बनता है डीएनए में, है ना। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल बेस आ जाता है ना, और वो आरएनए की उसी वजह से आरएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। वो चलो वो बात की बातें हैं, वो अलग टॉपिक है। बट इतना भी हमें बेसिक सी बात मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके ऊपर मान लीजिए ये लिखा हुआ है हमारा ये वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मान लीजिए इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का ये कोड है, दिस इज द जेनेटिक कोड ऑफ दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, दिस इज द जेनेटिक कोड ऑफ दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने इस कोड को रीड करा, हाँ जी A लिखा है, G लिखा है, T लिखा है। ठीक है, तो ऐसे A के साथ ले आया U को। ठीक है, देखो mRNA है, आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह यूरासिल होगा इसलिए U ले आया, G की जगह ले आया C को, और T के साथ ले आया A को, है ना। बेसिकली ये पूरा ऐसे कोड मतलब कि ये पूरे के पूरे इस
चीज़ को वो रीड करेगा आरएनए पॉलीमरेज, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर लिखे हुए जेनेटिक कोड को रीड करके एमआरएनए बना डालेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे ट्रांसलेशन के टॉपिक के बारे में। देखिए जो ट्रांसलेशन है इसके अंदर क्या है, एमआरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे अगेन डिटेल नहीं दूंगी ट्रांसलेशन के बारे में, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखेंगे कि ट्रांसलेशन में जेनेटिक कोड अपना काम कैसे कर रहा है। ट्रांसलेशन के बारे में अलग वीडियो बना लेंगे कभी और, ठीक है। तो ट्रांसलेशन जो है सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो एमआरएनए है उससे प्रोटीन बनता है, ठीक है। दिस इज अवर सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए और इससे प्रोटीन बनता है, ये अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये गोले मोटोले से बनाया है जो, ठीक है। जो पिछला हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा था, ट्रांसक्रिप्शन में जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ठीक है, उसका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था उसके ऊपर लिखे हुए जेनेटिक कोड को रीड करता था आरएनए पॉलीमरेज। कौन रीड कर रहा था? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, राइट। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसको रीड करता था, है ना, और फिर उसके बेस पे मतलब कि उसने एमआरएनए प्रोड्यूस कर डाला। अब यहाँ पे रीड करने का जो काम है वो टीआरएनए को दे दिया है हमने। यहाँ पे मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग टीआरएनए लेने वाला है। टीआरएनए आप इमेजिन कर लीजिए, ये जो हमारा एमआरएनए वाला जो ये, ठीक है, इसके ऊपर ये वाला कोड लिखा है, ठीक है। पहले टीआरएनए स्टोरी में आएगा, वो रीड करेगा यूसीए, फिर वो सोचेगा यूसीए किसका, कौन से मतलब कि अमाइनो एसिड का कोड है, तो उसको याद आएगा अरे तो सीरिन का कोड है, तो वो सीरिन को ले आएगा स्टोरी में, ठीक है। दिस इज अवर सीरिन, इमेजिन कर लो। अब एजीयू रीड करेगा, एजीयू किसका कोड है, वो भी अगेन सीरिन का ही कोड होता है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे भी सीरिन को ले आया। जीसीए, ठीक है, जीसीए होता है एलेनिन का कोड। सीयूजी जिस किसी का भी कोड है उस हिसाब से, मेरे कहने का मतलब है कि वो कोड को रीड करेगा और उस हिसाब से अमाइनो एसिड को उठा करके लेकर के आता रहेगा, ठीक है। देखिए आपको कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कोड कौन से अमाइनो एसिड के साथ बैठता है। यू डोंट हैव टू लर्न दैट इन्फॉर्मेशन। आपके एनसीईआरटी के अंदर टेबल दिया हुआ है, बट यू डोंट रियली हैव टू लर्न दैट टेबल, ओके। सो कहने का मतलब ये है कि वो ये मतलब कि कोड है, ठीक है, इनके बिना ये काम नहीं हो पाता, राइट। सो पहले टीआरएनए ने इस कोड को रीड करा, फिर ही तो उस हिसाब से अमाइनो एसिड को लेकर के आ पाया, है ना। अगर ये मतलब कि कोड ना हो, है ना, जेनेटिक कोड ना लिखा हो, तो टीआरएनए किसको रीड करेगा? उसी के बेस पे तो अमाइनो एसिड आ पाए, है ना। सो कहने का मतलब है कि ये जेनेटिक कोड जो है अगर ये ट्रांसलेशन में ना हो तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी ना। तो ट्रांसलेशन में कहने का मतलब है कि उसने अपना बहुत अच्छे से ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का रोल अदा किया है, ओके। तो अब हम करते हैं salient features of the genetic code, ठीक है। There are total 64 कोडोन्स, ठीक है, टोटल 64 कोडोन्स होते हैं। मैंने 61 + 3 का अरेंजमेंट क्यों लिखा है? बिकॉज 64 कोडोन्स में से 61 कोडोन्स ही ऐसे होते हैं, ही नहीं मतलब कि 61 कोडोन्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली किसी अमाइनो एसिड के लिए प्रॉपर कोड करते हैं, ठीक है। 61 कोडोन्स ऐसे हैं जो प्रॉपरली किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और बाकी के जो 3 कोडोन्स हैं ये दीज आर द स्टॉप कोडोन्स, ठीक है, दीज आर द स्टॉप कोडोन्स। देखिए यूएए, यूजीए, यूएजी ये वाले होते हैं स्टॉप कोडोन्स, ठीक है। तो इनका बेसिकली इनको चेन टर्मिनेशन कोडोन्स भी बोल दिया जाता है। इनका मेन काम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एमआरएनए का प्रॉपर एक डेफिनेट सा एक सीक्वेंस है, बेसिस का सीक्वेंस है, ठीक है। तो उसमें लिखे हुए हैं बेसिस नॉर्मली। तो जब आप प्रोटीन की सिंथेसिस जहाँ पे आप चाहते हो कि स्टॉप हो जाए, यानी कि वहाँ पे आप जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका जो वो सीक्वेंस है बेसिस का जिसकी वजह से ट्रांसलेशन हो पा रही है वो स्टॉप हो जाए, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाए, तो आप बस एंड में ये स्टॉप कोडोन लगा दो। इन तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडोन लगा दो, यूएए, यूजीए, यूएजी, ठीक है, कोई भी स्टॉप कोडोन लगा दोगे तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी वो प्रोटीन की सिंथेसिस वहीं पे। बेसिकली दीज आर द चेन टर्मिनेशन कोडोन्स, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे स्टार्ट कोडोन्स। स्टार्ट कोडोन्स में आते हैं एयूजी, ठीक है, और जीयूजी। देखिए जो एयूजी है वो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, और ये इनिशिएशन कोडोन है, ठीक है, स्टार्ट कोडोन है, स्टार्ट करता है पूरी कोडिंग के प्रोसेस को। और जो जीयूजी है, ठीक है, ये रेयर मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज ये रेयरली एज अ स्टार्ट कोडोन काम करता है, हमेशा नहीं ये स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता, ये रेयरली एज अ स्टार्ट कोडोन काम करता है, ठीक है। और ये एम्बिगुअस जो है ये हम लोग आगे इसी टॉपिक में मतलब कि इसी वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि एम्बिगुअस नॉन एम्बिगुअस क्या होता है। ये जो है एम्बिगुअस इन नेचर है, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक है, दैट इज जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट
का क्या मतलब है कि बेसिकली एक कोडोन के अंदर 3 ही बेसिस होंगे, 3 से ज़्यादा बेसिस एक कोडोन में नहीं होंगे, ट्रिपलेट की फॉर्म में ही कोड एग्जिस्ट करता है। देखिए जैसे यू यू यू, ठीक है, 3 है, 3 बेसिस ही हैं, ठीक है, यूरासिल। सी यू यू, ठीक है, यहाँ पे भी 3 ही बेसिस हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन ये गलत है, ये गलत है बिल्कुल। कैसे? बिकॉज इसमें 4 बेसिस हो गए, विच इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है। 4 बेसिस नहीं होने चाहिए, जेनेटिक कोडोन में ट्रिपलेट ही होता है सिर्फ, ठीक है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि द जेनेटिक कोड इज़ अ डीजेनरेट, ठीक है, द जेनेटिक कोड इज़ अ डीजेनरेट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और 64 कोडोन्स हैं, ठीक है, बट 64 कोडोन्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक अमाइनो एसिड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल कोडोन्स होंगे, राइट। जैसे दिस इज अवर 1 अमाइनो एसिड, कोई भी एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए C1 मतलब कि कोडोन 1, कोडोन 2, कोडोन 3 एंड डॉट डॉट का मतलब है CN लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि N नंबर ऑफ मतलब कि इसके कोडोन्स हैं, इसको रिप्रेजेंट करने वाले मल्टीपल कोडोन्स हैं, ठीक है, एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है। तो ये कोडोन की डीजेनरेसी है, दिस इज व्हाई वी कॉल इट डीजेनरेट, ठीक है। फिर इसकी एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है ल्यूसिन, ठीक है, ल्यूसिन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल यहाँ पे 6 कोडोन्स है, ठीक है, यानी ल्यूसिन सिर्फ एक अमाइनो एसिड है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कितने सारे कोडोन्स है, राइट। उसी तरीके से सीरिन भी एक अमाइनो एसिड है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सारे मल्टीपल कोडोन्स हैं, राइट। तो इसी चीज़ को हम डीजेनरेसी बोलते हैं, ठीक है। आपको मैं ये चीज़ एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज आगे जाके नॉन एम्बिगुअस वाले में बहुत बारी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमाइनो एसिड इज़ द किंग एंड द कोडोन्स आर द क्वींस। सो जैसे पुराने टाइम्स में होता था, ठीक है, महाराजे महारानियों के समय पे, ठीक है, तो एक महाराजे की बहुत सारी क्वींस होती हैं, राइट, मतलब होती थी बहुत सारी क्वींस, है ना। सो आप यू कैन जस्ट इमेजिन इट कि एक जो अमाइनो एसिड है दे आर द किंग्स एंड दीज कोडोन्स आर देयर क्वींस। तो जो ये ल्यूसिन है, ठीक है, ये एक ऐसा किंग है, it has 6 queens, ठीक है, the leucine has basically is a king which has 6 queens, that is एक अमाइनो एसिड को, इस अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए इतनी सारी क्वींस हैं। उसी तरीके से सीरिन भी एक ऐसा किंग है जिसकी 6 महारानियां हैं, ठीक है, UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC, है ना, कितने सारे, आपको याद करने की तो ज़रूरत नहीं है हालांकि, बट ये जस्ट एग्जाम्पल है कि कितने सारे कोडोन्स हैं सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। फिर इसमें भी एक्सेप्शंस भी हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है? मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफन, ठीक है। आप ऐसे सोच लीजिए कि मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफन ये 2 ऐसे महाराजे हैं, ठीक है, दीज आर द ओनली 2 किंग्स, ठीक है, ऐसे 2 किंग्स हैं जिनकी एक ही महारानी है, ठीक है, दे हैव ओनली 1 क्वीन, ठीक है, दे डोंट हैव मल्टीपल क्वींस लाइक दीज पीपल, ओके, दे आर डिफरेंट, दे डोंट हैव queens like multiple queens like these 2, and these are very loyal to their queens, okay, so they have only 1 queen, okay। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कोड की डीजेनरेसी, दैट इज मिथ्योनिन की सिर्फ एक ही क्वीन है, ट्रिप्टोफन की सिर्फ एक ही क्वीन है, दैट इज क्वीन बोल रही हूँ, कोडोन है, ठीक है, AUG UGG, यानी कि मिथ्योनिन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ AUG है, ट्रिप्टोफन को रिप्रेजेंट करने के लिए UGG है। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द डीजेनरेसी, दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द डीजेनरेसी। और नॉर्मल डीजेनरेसी ये है कि एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करने वाले मल्टीपल कोडोन्स हैं। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल डीजेनरेसी ऑफ द कोडोन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो फिर आ जाते हैं जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, ठीक है, और ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले ये समझिए, 1 लेटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर 2 डिफरेंट कोडोन, मतलब कि 2 डिफरेंट कोडोन्स के लिए एक लेटर यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है, उस चीज़ को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर हो जाए तो उसको ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ओवरलैपिंग को समझें पहले आप, GCA, ठीक है, यहाँ पे GCA मान लीजिए ये एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, किसी एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मान लीजिए किसी अलग अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो ये जो है यहाँ पे जो ACA है, यहाँ पे उन्होंने एक 3rd अमाइनो एसिड दिखा दिया है ना, यहाँ पे हमने एक 3rd अमाइनो एसिड दिखा दिया कि ACA एक ऐसा कोडोन है जो AA3 मतलब कि अमाइनो एसिड 3 के लिए कोड कर रहा है।
बट ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि ये देखो यहाँ इसमें ये वाला ए जो है वो अमाइनो एसिड ए वाले ट्रिपलेट में, जो अमाइनो एसिड 1 वाले ट्रिपलेट कोड में भी है ये वाला ए, ठीक है। ये वाला ए जो है वो अमाइनो एसिड 1 के ट्रिपलेट कोड में भी है और अमाइनो एसिड 3 के ट्रिपलेट कोड में भी है, ठीक है। और जो ये वाला ए है ये भी अमाइनो एसिड 2 के ट्रिपलेट कोड में भी है और अमाइनो एसिड 3 के ट्रिपलेट कोड में भी है, विच इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि जो एक लेटर है इट शुडंट बी रिपीटेड, वो एक मतलब कि रिपीटेड नहीं, आई मीन टू से कि एक लेटर जो है वो दो डिफरेंट कोडोन्स में यूज़ नहीं होना चाहिए, सिर्फ उस एक ही कोडोन में रहना चाहिए। जैसे ये अगर ये वाला ए जो है वो AA1 का है ना, तो वो AA1 में ही होना चाहिए। AA1 मतलब कि अमाइनो एसिड 1 का ही वो कोड है, कोड मतलब कि अमाइनो एसिड 1 के ही कोड का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये दो डिफरेंट कोड्स का पार्ट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और देखिए नॉन ओवरलैपिंग में, यानी जो जेनेटिक कोड है वो नॉन ओवरलैपिंग है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती कि एक जो बेस है, ठीक है, बेसिकली जो एक लेटर है वो दो डिफरेंट कोडोन्स में भी बैठा हो, ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक लेटर एक कोडोन में बैठा होता है, ठीक है। जैसे नॉन ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि GCA CGA AGU, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग नॉन ओवरलैपिंग में क्या है, लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे और जो 3 एडजेसेंट लेटर्स हैं, ठीक है, उनका एक कोडोन कंसीडर किया जाएगा। जैसे लेफ्ट टू राइट रीड किया GCA तो 3 आ गए, ठीक है, 3 एडजेसेंट है, इनसे एक कोडोन, इसको एक कोडोन मान लिया, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू किया लेफ्ट टू राइट रीडिंग, ठीक है, CGA ये 3 एडजेसेंट है तो इनको एक अलग कोडोन मान लिया, ठीक है। ये AGU ये अलग है, ठीक है, मतलब कि ये 3 अलग वो है, क्या बोलते हैं, लेटर्स, तो इनसे एक कोडोन बन गया। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड, ये अलग अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ये अलग। ओके, सो अब हम देखते हैं द जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस, ठीक है। देखिए पहले हमने जब मतलब कि स्टार्टिंग में देखा था फर्स्ट पॉइंट में एम्बिगुअस टर्म आई थी, है ना, तो अब हम यहीं पे इस चीज़ का मतलब समझेंगे, ठीक है। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस, ठीक है। नॉन एम्बिगुअस मतलब है कि 1 कोडोन कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड ओनली, मतलब कि जो एक कोडोन है वो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड का कोड करता है, ठीक है, एक ही अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे जो लूसिन है, ठीक है, लूसिन जो है ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसके मल्टीपल कोडोन्स हैं, ठीक है। देखिए 6 इसके कोडोन्स हैं, ये हमने डीजेनरेसी में पढ़ा था, है ना, ये चीज़ हमने डीजेनरेसी में पढ़ ली थी कि एक अमाइनो एसिड के मल्टीपल कोडोन्स हैं, ठीक है, ये चीज़ डीजेनरेसी में पढ़ी थी। अब नॉन एम्बिगुअस नेचर में हम पढ़ेंगे कि एक कोडोन का लेकिन एक ही अमाइनो एसिड है। देखो मैंने तब क्या बताया था कि द अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली द किंग्स विच हैव मल्टीपल क्वींस, ठीक है, दे हैव मल्टीपल क्वींस, ओके। तो लेकिन जो ये क्वींस हैं दे हैव ओनली 1 किंग, ठीक है। किंग के जो है उसकी मल्टीपल वाइफ्स हैं, ठीक है, ये किंग है उसकी 6 वाइफ्स हैं, ठीक है, 6 क्वींस हैं उसकी, लेकिन जो ये क्वींस है ना इनका कोई मल्टीपल ऐसे हस्बैंड्स नहीं है, ठीक है। ये जो क्वींस हैं इनके मल्टीपल किंग्स नहीं है, ठीक है। क्वींस का सिर्फ एक ही मतलब कि अमाइनो एसिड है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब समझो कि जो कोडोन है उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड के लिए वो कोड करते हैं, एक ही अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे UUA जो है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ल्यूसिन का कोड करेगा, ठीक है। UUG CUU CUC CUA CUG ये सब के सब सिर्फ ल्यूसिन के लिए कोड करेंगे और किसी के लिए भी कोड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई आज CUU का मन था ल्यूसिन के लिए कोड कर लिया, चलो कल कंडीशन कोई और दे दी तो उसमें सेरिन के लिए कोड कर लिया, अलानिन के लिए कोड कर लिया, ऐसे नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये हमेशा ही अपने एक ही जो अमाइनो एसिड जिसके लिए कोड करता है उसके लिए ही करता रहेगा, ठीक है। सो इस जो क्वींस हैं उनके मल्टीपल किंग्स नहीं है, ठीक है, लेकिन किंग्स की मल्टीपल क्वींस हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स किंग्स हैं, ठीक है, कोडोन्स क्वींस हैं, कोडोन्स के मल्टीपल किंग्स नहीं है लेकिन किंग्स के मल्टीपल क्वींस हैं, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखेंगे। लेकिन देखिए डीजेनरेसी में हमने वो चीज़ देखी थी कि किंग्स की कैसे मल्टीपल क्वींस थी, है ना, वो चीज़ डीजेनरेसी में देखी थी, एक्सेप्शन उसमें भी थी, है ना, मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफन की, ठीक है। बाकी सारे किंग्स की मल्टीपल क्वींस थी लेकिन मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफन ऐसे महाराजे थे जिनकी सिर्फ एक एक महारानियाँ थी अपनी अपनी, ठीक है। सो वो डीजेनरेसी में एक्सेप्शन थी। यहाँ पे भी हम एक्सेप्शन देखेंगे, एक ऐसी क्वीन है जिसके 2 किंग्स हैं, ठीक है, वो है GUG, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम कंडीशन थोड़ी सी चेंज करेंगे। जो GUG है वो नॉर्मली वेलिन के लिए कोड करता है, ठीक है, वेलिन के लिए GUG नॉर्मली कोड करती है, ठीक है। लेकिन जब GUG को एज अ स्टार्ट कोडोन काम करना पड़े, ठीक है, जब GUG एज अ स्टार्ट कोडोन यूज़ हो रही हो
तो ऐसे में वो फ्रोमाइल मिथ्योनिन के लिए कोड करती है, ठीक है। देखिए, बट इट ऑल्सो कोड्स फॉर द फ्रोमाइल मिथ्योनिन एज अ स्टार्ट कोडोन, ठीक है। जब उसको एज अ स्टार्ट कोडोन काम करना पड़ जाए, जब फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था उसमें देखा था ना, GUG जो है वो एक एम्बिगुअस नेचर की कोडोन है ना। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नॉन एम्बिगुअस नेचर का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। डिजेनरेसी में हमने देखो ये देखा था कि जो महाराज है, ठीक है, उसकी मल्टीपल महारानी है, ये डिजेनरेसी थी, ठीक है। नॉन एम्बिगुअस में लेकिन महारानी जो है, महारानियों की मल्टीपल महाराजे नहीं है। महारानियाँ हमारी क्वींस आर वेरी लॉयल, ऐसे करके आप याद रखेंगे, ठीक है। उनकी एक ही किंग्स है, ठीक है। ये नॉन एम्बिगुअस नेचर में पड़ा। उसमें भी एक्सेप्शन थी, डिजेनरेसी में 2 एक्सेप्शंस थी, सॉरी, और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ GUG, जो नॉर्मली वेलिन के लिए कोड करती है, बट जब इसको एज अ स्टार्ट कोडोन काम करना पड़ जाए तो फ्रोमाइल मिथ्योनिन के लिए भी कोड कर देती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक कोड इज कोमालेस, ठीक है। कोमालेस का मतलब है कि जब हम जेनेटिक कोड लिखते हैं तो हम उसके बीच में कोई भी कोमा या फिर कोई भी प्रकार का पॉज नहीं डालेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ये नीचे कोड लिखा हुआ है, ठीक है, AUG UUU, ठीक है। लेफ्ट टू राइट हम रीड करेंगे और जो 3 एडजेसेंट लेटर्स हैं, ठीक है, उनको एक कोडोन कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे हमें पता है AUG जो है वो एक कोडोन है और वो मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। UUU जो है वो फिनाइल अलानिन के लिए कोड करेगा, है ना। हमें पता है ये एक कोडोन है और फिर आगे ये एक कोडोन है, ठीक है। ये भी किसी जिसके से लिए भी कोड कर रहा है, ये भी आगे एक कोडोन है, ये भी आगे एक कोडोन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पता है कि एक एक कोडोन है, लेकिन हम फिर भी कभी इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी कभी कोमा यूज़ नहीं करते यहाँ पे कि AUG के बाद कोमा डाल दिया जी, फिर इसके आगे कोमा डाल दिया, यहाँ पे कोमा डाल दिया, रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन सा, मतलब कि एक कोडोन, ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे ये एक कोडोन है भाई, ये दूसरा कोडोन है, और ये फिर ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब चीज़ें पता चल जाए। तो हम उसके लिए भी कभी कॉमा नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। कभी भी आप बीच में कॉमा नहीं यूज़ करोगे। ये पूरा का पूरा जो मैसेज है वो लगातार लिखना है बिना किसी पॉज के, और देयर इज़ नो पॉज, ठीक है। देखो, देयर इज नो पॉज, कोई भी प्रकार का पॉज नहीं है, कोई कोमा नहीं, कुछ नहीं, सीधा आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है टिल द स्टॉप कोडन मार्क्स द एंड ऑफ द मैसेज। जब तक एंड में स्टॉप कोडन खुद आकर के मैसेज का एंड नहीं कर देता, तब तक आपको भी कोई भी प्रकार का कोमा, कुछ फुल स्टॉप, कुछ नहीं लिखना, ठीक है। इट इज कोमालेस, जेनेटिक कोड इज कोमालेस, ठीक है। देखो ये यू बोल रही हूँ, UAA आ गया ना एंड में, देखो हमारे पास UAA इज अ स्टॉप कोडन, राइट। UAA इज अ स्टॉप कोडन, जब उसने खुद आकर के मैसेज को रोका तो मैसेज का एंड हुआ, ठीक है। अदरवाइज हमने कोई कोमा, कुछ नहीं डालना, ठीक है। इनको हमें बस ये बात पता है कि ये अलग अलग हैं, ठीक है, ये कोडोन्स, लेकिन हमने इनको कोमा डाल के कुछ गंद मचाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये सीधा सीधा ये चीज़ लिख देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होने का मतलब है कि आप कहीं पे भी देख लो, जेनेटिक कोड जो है वो सारे के सारे प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के लिए सेम रहेगा, ठीक है। चाहे आप प्लांट सेल में देख लो, ठीक है, चाहे आप एनिमल सेल्स में देख लो, ठीक है, चाहे बैक्टीरियल सेल्स में देख लो, जो जेनेटिक कोड है, ठीक है, वो सभी के लिए सेम है। जैसे मान लो जो UUU है वो हमेशा ही फिनाइल एलानिन के लिए कोड करेगा, किसी भी सेल में जाकर के देख लो, ठीक है। दैट इज जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स एंड प्रोटोजोन्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर आप देखोगे वहाँ पे आपको कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगी जेनेटिक कोड की, प्रोटोजोन्स में इसकी कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा जेनेटिक कोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।